Hi all of you, you all are welcome on Learn Beyond platform. So हम आपके आज जनरल अवेयरनेस के इस पड़ाव को आगे ले चलेंगे और जिस MCQ के फ्लो में हम थे उसी MCQ को भी कंटिन्यू करेंगे. बेसिकली दिस वुड बी द 9th पार्ट ऑफ योर MCQ बैंकिंग एंड फाइनेंस. देखिए ऑलरेडी हमने पार्ट 8 तक की बातें की है जहाँ पे हर एक पार्ट में हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग MCQ क्वेश्चन लिए हैं. 9th पार्ट में भी आपके 15 क्वेश्चन को हमने असेंबल किया है. क्वेश्चन नंबर 121 टू 135 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी वीडियो. और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दैट इज टू सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट ऑन वीडियो. चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन कहता है और कैसे हम आपके क्वेश्चन के सही आंसर पर टिक मार्क करेंगे. क्या क्वेश्चन नंबर 121 इज बाय क्रॉसिंग वी मीन, है ना. तो क्रॉसिंग का मतलब आप समझें क्या होता है. तो चेक पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप में आपने देखा होगा कि दो क्रॉस करते हैं, जिसको आपको ये समझ में आता है कि द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग इज टू नॉट टू पे द कस्टमर द कैश इन देयर हैंड, है ना. तो वो बेसिकली क्या होता है, तो अकाउंट पेएबल होता है. लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस टाइप के आपके पास चॉइस रहे, आपको मालूम है कि क्रॉसिंग का मतलब होता है कि कैश पेमेंट नहीं होगा, हमेशा अकाउंट में ही वो क्या होगा, तो क्रेडिट होगा. बट इन टाइप के ऑप्शन में कौन सा टाइप आप सही मार्क करेंगे. तो देखिए देखने में लगता है कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन रहते हैं. पहला ऑप्शन आपका यही है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए चेक. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 1 स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द चेक. तो ऐसा तो 1 तो नहीं होता है स्ट्रेट लाइन. थर्ड इज 2 लाइन अक्रॉस द चेक मेकिंग एक्स. तो एक्स का कोई साइन तो आपने देखा नहीं होगा कि हम 2 लाइन लगाते हैं और ऐसा एक्स का हम सिंबल बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना. फोर्थ ऑप्शन इज 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन ऑन ए चेक. देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 को आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा. आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन भी हो और ये भी हो सकता है, ये तो जेन्युइन आपको दिखता है कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्चुअली में होते हैं, बट वो हॉरिजॉन्टल टाइप का नहीं होता है. दैट यू हैव टू, है ना, आप क्या करते हैं, ट्रांसवर्स टिक मार्क करते हैं. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन ऑन चेक. Do not tick mark on horizontal lines on check. क्लियर. तो ये सारी बात मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपके साथ की है, लेकिन वहां पे ये नहीं बताया था कि हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं या ट्रांसवर्स हैं. तो यहाँ पे इस चीज़ को देख लें. यही वो कारण है जिसका वजह से मैंने MCQ असेंबल किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो रेगुलर आपके जनरल अवेयरनेस क्लासेस में दूर हट जाती है और एक्चुअली वो चॉइस के माध्यम से ही आपको दिखता है कि यही चॉइस उसके सही आंसर होंगे. तो चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट द RBI. रिस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना है, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट का मतलब लोन, है ना, कि लोन कह लें या फिर RBI अगर किसी बैंक को क्रेडिट देती है ना, RBI किसी बैंक को अगर लोन देती है, अगर RBI को ऐसा रोकना है तो RBI जनरली क्या करती है. द ऑप्शंस आर रेजेस बैंक रेट, second reduces bank rate, third freezes the bank rate, fourth none of these and fifth is all of these. देखिए मार्केट में पैसे को लाना और मार्केट से पैसे को निकालना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, तो RBI के टूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, जिसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल देखा था. आप इस बात को मान के चलें कि जब भी मार्केट में पैसा का बहाव ज्यादा होगा और RBI उस पैसे को सक करना चाहेगी, मार्केट से खींचना चाहेगी, उस कंडीशन में रेट्स को हमेशा और हमेशा बढ़ाया जाता है. फिर से बोलता हूं, जस्ट अपोजिट होता है. मार्केट से पैसे को सक करना है, RBI रेट्स बढ़ाएगी. मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज करना है, RBI रेट क्या करेगी, तो घटाएगी, है ना. जब RBI रेट घटाती है तो बैंक भी अपने रेट घटाते हैं, तो फिर कस्टमर क्या करते हैं, तो ज़्यादा लोन लेते हैं कि चलो इससे पहले लोन इतना कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं मिला था, तो वो पैसा लेते हैं. फिर उन पैसों को वो अलग अलग क्या करते हैं, तो अलग अलग जगहों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसों का इन्फ्यूजन होता है. जैसे सपोज आज कार लोन 7% है, पहले इट वॉज 9.5%.
तो मैं अगर कार नहीं भी लेना चाहता हूँगा, 1 साल के बाद लेना चाहता हूँगा, तो मैं सोचूंगा कि नहीं, इससे सस्ता कार लोन आज तक नहीं था, तो चलो एक कार ले लेते हैं। तो साहब आप कार लेंगे तो उसमें तो हम कुछ म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, है ना, कुछ उसके जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो तो करवाएंगे, तो ये पैसा क्या होता है, तो इन्फ्यूज होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन है कि अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहे आरबीआई तो क्या करती है। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब है पैसे को मार्केट से रोकना है, और जब भी रोकना होता है तो रेट्स को बढ़ाया जाता है। तो उस कंडीशन में रिड्यूसेस और फ्रीज की बात तो आएगी नहीं। क्लियर। तो यहां पे जो आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड है, रिड्यूसेस जनरली इन्फ्यूजन के लिए होता है, और फ्रीज की तो कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि मैंने फ्रीज का कंसेप्ट आज तक आपके सामने नहीं लाया है। तो फ्रीज ऑफ एनी इंटरेस्ट रेट आप भूल जाएं, अभी तक आपके कंसेप्ट से परे है वो। क्लियर। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर दें तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज रेजेस बैंक रेट, व्हिच वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा मैं देता चला जा रहा हूं, सो दैट आपने पहले क्लास देखा है तो आपको सही ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैंक इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए यहां पे बैंक प्लस इंश्योरेंस। क्लियर। लेकिन एक्चुअली में बैंक लिखा हुआ नहीं है, BANK की जगह आपको BANC लिखा मिलेगा, और इंश्योरेंस के आई की जगह आपको एश्योरेंस लिखा हुआ मिलेगा। तो जब बैंक और इंश्योरेंस दोनों एक साथ साथ मर्ज होते हैं तो उस वर्ड को हम बैंक का इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये बैंक का इंश्योरेंस? तो बैंक का इंश्योरेंस होता है जब बैंक कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचती है, दैट इज कॉल्ड बैंक का इंश्योरेंस, है ना। कि बैंक का क्या काम है, बैंक का काम है कि कस्टमर से पैसे लेना, कस्टमर को पैसे, है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज देना। लेकिन जब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बैंक बेचती है तो उसको हम कॉमनली जानते हैं बैंक का इंश्योरेंस के नाम से। आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक का इंश्योरेंस में इनमें से कौन से ऑप्शन सही शामिल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय बैंक्स इन देयर नेम्स, यस करेक्ट, है ना। कि कोई भी दूसरी मर्चेंट कंपनी है, सपोज कि ICICI बैंक है और कोई दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसने टाई अप कर लिया, तो किस नाम से वो बेचेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि ICICI के नाम से बेचेगी, जो भी आपको देखने को मिलता भी है कि ICICI इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट बेचती है, ICICI प्रूडेंशियल है या लॉम्बार्ड है। क्लियर। लेकिन बेचता तो ICICI के नाम से है वो। तो पहला जो ऑप्शन है, इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय बैंक इन देयर नेम, व्हिच इज करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कस्टमर का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट पे आएगा ही नहीं कि ये ICICI बैंक का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो हमारा क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। ये SBI का प्रोडक्ट नहीं है तो हमारी सिक्योरिटी नहीं है। इसका आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, सेलिंग बाय ए बैंक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ इट्स एंसिलरी इंश्योरेंस कंपनी, व्हिच इज आल्सो करेक्ट, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेचती है। थर्ड, सेलिंग बाय ए बैंक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि इनमें दिए हुए सारे ऑप्शन आपके बैंक का इंश्योरेंस के लिए सही है। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी योर राइट आंसर। यहां पे आप ऑल ऑफ दीज को टिक मार्क कर सकते हैं अगर आपसे पूछा गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 124। व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर एजुकेशन लोन इन द कंट्री अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? देखिए आपको यहां पे एक बात बताता हूं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है कि हर एक, मतलब हमारी जो प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आप कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी के 3 भाग हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आपके एजुकेशन आते हैं, या फिर आपके क्या होते हैं, तो फिशरीज आते हैं, आपके एग्रीकल्चर आते हैं। क्लियर। सेकेंडरी में आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं, टर्सरी में आपके सर्विसेज सेक्टर आते हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, या फिर कोई KPO हो, BPO हो। क्लियर। तो यहाँ पे संभवतः लाइन, इस तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि इंडिया में जो एजुकेशन लोन के लिए परमिशेबल लोन अमाउंट है, विच कैन नॉट बी मोर देन 10 लाख रुपीज़। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ दिनों के बाद ये जानना पड़ेगा कि कोलेटरल फ्री लोन कितने के मिलते हैं, तो मैं बताऊंगा कि कितने के हैं, बट अमाउंट अभी अपने मुंह से नहीं निकालूंगा, नहीं तो आपको वो अमाउंट याद रह जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात जाने कि एजुकेशन लोन आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, तभी तक आता है जब तक लोन अमाउंट 10 लाख का हो, और इंडिया में यही लोन अमाउंट प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट चलेंगे, तो यहाँ पे आप बी नंबर ऑप्शन को आप टिक मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी आरबीआई कैन इंक्रीज वन और मोर ऑफ दीज मॉनिटरी टूल्स। फिर से आरबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स आरबीआई उठाती है। देखिए, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में कि पैसे को मार्केट से नहीं, इन्फ्लेशन है इसका मतलब पैसे का बहाव मार्केट में ज़्यादा है, उस बहाव को कम करना है ना। तो बहाव कम करने के लिए रेट क्या होंगे? तो इंक्रीज होंगे, और जब भी इंक्रीज होंगे तो किस टाइप का रेट इंक्रीज होंगे? तो वैसे रेट इंक्रीज किए जाते हैं जिसका डायरेक्ट लेन देन पब्लिक से ना हो। क्लियर? तो सीआरआर और एसएलआर एक ऐसा रिजर्व है जो बैंक आरबीआई के पास या खुद के पास मेंटेन करती है। अगर आज के डेट में सीआरआर इज 4%, तो अगर 100 करोड़ रुपए का अगर लोन है, 100 करोड़ रुपए का अगर रिजर्व है किसी बैंक का, तो 100 करोड़ का 4 करोड़ क्या होगा? हमेशा आरबीआई के पास रहेगा। इस 4 करोड़ को अगर 5 करोड़ कर दिया जाए तो 1 करोड़ रुपया तो जो मार्केट में पब्लिक को जाना था वो ना जाके आरबीआई के पास चला गया। तो ये 1 करोड़ रुपया हमने क्या किया? तो मार्केट में ना दिया। क्यों ना दिया? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ना दिया। तो बेसिकली आप यहां पे ये जाने कि सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर आरबीआई के पास होता है हमेशा कैश के फॉर्म में, और एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है वो हमेशा एक बैंक के पास होता है, किसी भी फॉर्म में हो, वो कैश के फॉर्म में होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, फॉरेक्स रिजर्व, है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर वेरी क्रिटिकल। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन आपको क्लियर बता रहा हूं, और उसी क्लैरिटी के साथ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सीआरआर और एसएलआर को इन्फ्लेमेटरी मेजर्स के रूप में आरबीआई देखती है, और इन्हीं को क्या किया जाता है? तो कंट्रोल करने के लिए इन दोनों रेट को बढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सीआरआर एंड एसएलआर। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में जो एक बेस रेट का ऑप्शन है, बेस रेट इज नो मोर। बेस रेट आज के रेट में प्रचलन में ही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस रेट खत्म हो चुका है। क्लियर? उसके बाद थर्ड में यहाँ पे सीआरआर एसएलआर तो है, बट डायरेक्ट पब्लिक के साथ यूज होने वाला रेपो रेट भी है ना, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को छोटे अवधि लेस देन 90 डेज के लोन देते हैं, जिसको रेपो रेट, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दें कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद एमसीएलआर का जो मतलब है वो लोन्स के साथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। रिजर्व रेपो रेट एक बैंक आरबीआई के पास रखती है, इसका आंसर हमने उसको भी एलिमिनेट कर दिया है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज सीआरआर एंड एसएलआर ओनली। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर, एक बार शायद वो बैक हो गया था, कोई नहीं, यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1930। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, है ना। कमिटी कौन सी थी? तो यंग और हिल्टन कमिटी थी, जिसको हमने रॉयल कमीशन भी बोला। 5 करोड़ की कैपिटल थी, और कोलकाता में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया था। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, है ना। तो बहुत बार मैंने आरबीआई के साथ ये बातें की कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत हुआ था। उस कंडीशन में आप बिना बी, सी, डी और ई पे गए हुए आप ऑप्शन नंबर ए को टिक मार्क कर सकते हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट पहले आएगा 1935 और एक्ट बाद में आएगा 1934। क्लियर? तो यहां पे बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन 127 क्या कहता है? Which among of the following is the different types of category under priority sector, है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, एग्रीकल्चर भी आता है इसमें एमएसएमई भी आता है, जिसका बहुत प्रचलन चला हुआ है। एक्सपोर्ट भी आएगा। तो कह सकते हैं कि एक लिमिट तक इसमें एग्रीकल्चर भी आते हैं, एमएसएमई भी आते हैं, एक्सपोर्ट भी आएगा, सब आएगा। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन, आसान से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 विच amongst the following is called the mother of deposit। देखिए यहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि मदर ऑफ डिपॉजिट कौन है। तो ऐसा लगता है
कि बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एफडी है, तो एफडी ही मदर ऑफ डिपॉजिट होगा, बट आंसर इज टोटली रिवर्स। तो यहाँ पे एफडी किसी भी तहत में मदर ऑफ डिपॉजिट नहीं है। इवन कि बैंक तो आज चाहती भी नहीं कस्टमर हमारे पास एफडी रखें, क्यों तो इस कारण से, क्योंकि एफडी पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है कस्टमर को, वेयर एज करंट अकाउंट पे हम 0% इंटरेस्ट देते हैं, सेविंग अकाउंट पे हम एक बहुत मिनिमल इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आके फंस जाता है कि मदर ऑफ डिपॉजिट कौन सा है। तो आप जाने कि मदर ऑफ डिपॉजिट दैट इज ओनली एंड ओनली योर सेविंग अकाउंट। कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि मदर ऑफ डिपॉजिट करंट अकाउंट भी होगा या सेविंग अकाउंट भी होगा, बट करंट अकाउंट वुड नॉट बी द आंसर। राइट आंसर विल बी सेविंग अकाउंट विच इज नोन एज मदर ऑफ द डिपॉजिट। क्लियर? और इसी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को मिला के जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड कासा अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 129। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट PSLCs कैन बी ट्रेडेड यूजिंग द RBI। देखिए आरबीआई की एक पोर्टल है जिसमें इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के क्या होता है, तो अगर ऑनलाइन कोर्स आपने किए हैं सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। बहुत सारे वहाँ पे MSME या प्रायोरिटी सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स रखे हुए हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई-कुबेर, है ना। तो आरबीआई की दो जो यूनिक आपकी वेब पेज है, एक का नाम है ई-कुबेर जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और दूसरा नाम है पहचानो पैसे की बोली क्योंकि पैसा बोलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपके फेक नोट को पहचानने का एक पोर्टल है। तो यहाँ पे ई-कुबेर आरबीआई की एक पोर्टल है PSLC से जुड़ी हुई। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू द टर्म नेमली IPO, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? देखिए जिस समय कैपिटल मार्केट में आपको पढ़ा रहा था और बताया था कैपिटल मार्केट फर्दर हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वन इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी। वहां पे हमने IPO और FPO की बात की थी। IPO का फुल फॉर्म बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफर। आंसर इसी में छिपा हुआ है कि P का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक। तो पब्लिक के लिए ऑप्शन नंबर A इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर C, D, E इज रॉन्ग। तो इनिशियल पब्लिक है, इसका आंसर B नंबर ऑप्शन आपका सही है। FPO की बात अगर पूछी जाती तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, है ना। तो IPO हमेशा एक नई कंपनी मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करती है, दैट इज कॉल्ड IPO। पुरानी कंपनी FPO निकाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन्स गिवन बाय बैंक टू फार्मर्स स्मॉल शॉप ओनर्स इज नोन एज ऑलवेज एंड ऑलवेज। एजुकेशनल हो या अभी थोड़ी देर पहले हम देखा MSME की बात हो, मैंने एक्सपोर्ट की बात हो, तो यहाँ पे जो लोन हम देते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लोन होते हैं। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल बैंक्स, नॉट ब्रांच, फॉर ऑल बैंक्स टू डिस्ट्रीब्यूट 40% इन PLCs, है ना। हर एक बैंक को ये निर्देश RBI देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से कि आपको पूरे लेंडिंग का 40% प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में देना है। क्लियर? फिर से बोलता हूं, दिस परसेंटेज, दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग हर एक बैंक के लिए कितना फिक्स किया गया है, दैट इज 40%। 100 रुपये अगर पूरी की पूरी, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है एक साल में उसने 100 रुपये लोन दिए हैं, तो 100 में से 40 रुपया प्रायोरिटी सेक्टर के हवाले में दिया होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंड नाबार्ड के पास जाता है। सपोज कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 37 रुपया ही लोन दिया, तो ये 3 रुपया है ये नाबार्ड के पास जाएगा, और नाबार्ड के जिस फंड में जाता है उस फंड का नाम है RIDF, है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जितनी भी बात मैंने बोला है वो सारी के सारी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग 40%, अगर नहीं हुआ तो नाबार्ड के पास जाएगा, नाबार्ड के जिस फंड में जाएगा उसका नाम और उसका फुल फॉर्म उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्वेश्चन कि ये इनको क्या कहते हैं। तो वो फंड है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे जो आपकी BSE है, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और सेंसेक्स का जो पूरा नाम है वो है सेंसिटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा हुआ है कि सेंसिटिव इंडेक्स क्या है, दैट इज सेंसेक्स। नेक्स्ट पूछा जाता है कि सेंसेक्स किसका भाग है, तो BSE का भाग है। BSE का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1875 में हुआ, जिसके भाग आपके बुल और बियर बाजार होते हैं। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स।
तो यहाँ पे आप सेंसेक्स BSE, यहाँ पे सेंसेक्स सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। प्लेज क्या है? बैंक जब भी कोई लोन देती है तो विदाउट कीपिंग सिक्योरिटी बैंक नेवर गिव्स लोन टू देयर कस्टमर्स। द सिक्योरिटीज आर कॉल्ड मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन और प्लेज और लीन। मॉर्गेज हमेशा और हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी काम करेंगे, चाहे वो एक घर हो या फिर वो एक लैंड हो। हाइपोथिकेशन हमेशा मूवेबल का होगा, व्हीकल के रूप में, है ना, या स्टैंडिंग क्रॉप्स के रूप में। अगर केसीसी लोन बैंक ने दिया है तो स्टैंडिंग क्रॉप्स विल बी हाइपोथिकेटेड। अगर कार लोन बैंक ने दिया है तो कार विल बी हाइपोथिकेटेड। क्लियर? प्लेज क्या होता है? प्लेज बेसिकली एक गुड्स को बैंक के पास रखा जाता है और उसके बिहाफ पे लोन लिया जाता है। जैसे सोना हमने लाया, सोना को हम बैंक में रखते हैं और फिर हम उसके एवज में हम पैसा बैंक से लोन के रूप में लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेज। लीन क्या होता है? जनरली पेपर सिक्योरिटी को बैंक में जमा रख के जो लोन लिया जाता है, इज कॉल्ड लीन। तो यहां पे देखें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एडवांस अगेंस्ट गुड्स। लग रहा है, होता नहीं है। नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन की बात प्लेज में आती नहीं है। हाइपोथिकेशन इज डिफरेंट, प्लेज इज डिफरेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट, बेलमेंट ऑफ गुड्स एट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट or performance of a promise. This is exactly the actual financial word as far as your place is concerned. Bailment of goods is the right word for defining place. तो हमेशा याद रखें कि bailment of goods ही होता है। सोना आभूषण को रख के जो हम लेते हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके प्लेस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो C would be the right answer. Next, balance sheet of a firm indicates which of the following? बैलेंस शीट जो हर एक कंपनी का बताता है कितना कंपनी में कितना पोटेंशियल है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका लॉस है। बट इसके ऑप्शन देखें, आपको लगेगा कि हर एक के ऑप्शन सही ही हैं। पहला कहता है प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड। एग्जैक्टली ऐसा होता है, हमें दिखता भी है। चलो आंसर है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, यस, हम बोलते भी हैं कि बैलेंस शीट शोज द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। थर्ड, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट एज ऑन पर्टिकुलर डेट, ये भी सही है कि पर्टिकुलर डेट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये भी एक्चुअली है कि एक्चुअली में उनके पास एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। बट इन चार के चार ऑप्शन आपके पास अगर मौजूद हो, आंसर विल बी एज ऑन डेट विल बी द राइट। कहता है कि 31 मार्च 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा का ये आपका क्या है, तो बैलेंस शीट है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2020 को उस बैंक ऑफ बड़ौदा के पास क्या है, तो प्रॉफिट कितने, लॉस कितने, मतलब एक ही ऑप्शन में तमाम ऑप्शन क्या है, तो शामिल है। तो यहां पे जहां पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर डेट विच वुड बी द राइट आंसर, तो पर्टिकुलर डेट वाले जो आंसर हैं वो बिल्कुल राइट हैं कि अगर फिनांस आपका बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019 का है, इसका मतलब 31 दिसंबर का फिगर वो इंडिकेट कर रहा है, ना कि 1 जनवरी का फिगर, 1 जनवरी 2020 का फिगर वो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे ऑप्शन में थोड़ा सावधानी से काम लें और पर्टिकुलर डेट का जहां पर ऑप्शन लिखा हुआ उसको सही मार्क करें। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेट अप अंडर। देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1988 में किया था, न्यू दिल्ली में किया था, लेकिन एक्ट कौन सी थी? जैसे कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हमने किया, एक्ट वाज आरबीआई एक्ट 1934, एक साल की पुरानी। सिमिलरली नेशनल हाउसिंग बैंक में भी है कि नेशनल हाउसिंग बैंक का एस्टैब्लिशमेंट साहब हमने 1988 में किया, एक्ट उससे ठीक 1 साल पुरानी थी। इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए ही होगा, 1988 में एस्टैब्लिशमेंट, इसका मतलब 87 में उसका एक्ट। यस, तो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। एक्ट की बात अगर पूछी जाए तो, अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात पूछी जाती तो 1988 ही हमारा क्या होता, एक सही आंसर होता। तो इतनी ही बात मैं करूंगा आपके इस पार्ट 9 ऑफ एमसीक्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई होप कि जितनी ही बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, जनरल अवेयरनेस की हो, जनरल स्टडी की हो, रीजनिंग की हो, वो सारी की सारी बात आपको समझ में आ रही हो। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन आपका आएगा, वो लाजमी है आना, है ना। वो कन्फ्यूजन अगर नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं है पढ़ने का, तो लाजमी है उस कन्फ्यूजन का आना। डोंट वरी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छी मजबूती आपके पास जरूर आएगी। बट डू वॉच ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी मैं लेता हूं, जो भी मैं पोस्ट करता हूं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात मैं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात मैं आपके साथ करता